तो कक्षा 10वीं का जो विज्ञान है आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी की जो आपकी किताब है उसमें जो पहला चैप्टर है उसमें दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला चैप्टर है ये, केमिस्ट्री का है, रसायन विज्ञान का। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हमारा पहला जो पॉइंट है वही हमारा प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। हमारा ये टॉपिक ही है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखो, ये है अभिकारकों द्वारा उत्पाद का निर्माण होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, क्या है? अभिकारकों द्वारा उत्पाद का निर्माण होना। अब यहाँ पर हमारा अभिकारक और उत्पाद शब्द आया, ये अभी हम समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया पर होने पर क्या क्या होता है ये देखो। अगर किसी पदार्थ के साथ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसकी अवस्था, यानी कि अभी वो मान लो बर्फ़ है तो अभिक्रिया हुई तो वो पानी में बदल गया, या फिर रंग में परिवर्तन हो जाता है, या उससे जो अभिक्रिया होने पर गैस का निष्कासन होता है, उत्सर्जन होता है, या फिर तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो अभिकारक शब्द आया था उसका मतलब देखो वो क्या है, अभिकारक क्या होता है ये देखो। तो अभिकारक वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। इन्हें जो तीर का हमारा निशान होता है उसके दाईं तरफ बाईं तरफ लिखते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा अभिकारक। और उत्पाद क्या होता है? उत्पाद वे तत्व या पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल भी कहते हैं। इन्हें तीर के दाईं तरफ लिखते हैं। ठीक है, इन्हें तीर की किधर लिखते हैं? तीर के दाईं तरफ। और जो तीर होता है वो हमारा, तीर का सिरा जो होता है उत्पाद की ओर होता है, और तीर का यह अभिक्रिया की होने की दिशा को दर्शाता है। उसके बाद हमारा एक और है ढांचा रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो वे समीकरण जिसमें अभिक्रिया एवं उत्पाद में दोनों और तत्वों के परमाणु संख्या समान ना हो उसे ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे Mg मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। और ऑक्सीजन की कितनी है? इधर तीर के इस साइड बाईं तरफ 2 है। लेकिन उत्पाद जब बन गया, क्या बना हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO बना है। तो इधर देखो Mg की परमाणु संख्या तो इधर 1 है, लेकिन ऑक्सीजन की कितनी है? केवल 1 है, जबकि इधर कितनी थी? 2 थी। तो इधर दोनों में समान नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ढांचा रासायनिक समीकरण। उसके बाद है हमारा रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके सूत्रों, रासायनिक सूत्रों द्वारा लिखना। क्या? अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या है? Mg, और ऑक्सीजन का क्या है? O2। और हमारा उत्पाद क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? MgO। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। जैसे जिंक है, जिंक का रासायनिक सूत्र क्या है? Zn। और सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका क्या है? H2SO4। और हमारा उत्पाद क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट का उदाहरण क्या है? रासायनिक सूत्र ZnSO4 और हाइड्रोजन का H2। ठीक है, तो ये हमारा अगर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी तो क्या होगा? वो ढांचा रासायनिक समीकरण हो जाएगा। ये तो खैर नहीं है ढांचा रासायनिक समीकरण, ये ऐसे उदाहरण था अलग सा। ठीक, और ये उसके बाद देखो संतुलित रासायनिक समीकरण, इसका उल्टा हो जाएगा ढांचा रासायनिक समीकरण का। जिस समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद में दोनों परमाणुओं की संख्या, दोनों और परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है, संतुलित होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ उत्पाद में क्या बना है? MgO बना है। तो मैग्नीशियम की इधर 1 है परमाणु संख्या, और बराबर के इस यानी कि उत्पाद में भी 1 है। और इधर देखो ऑक्सीजन की कितनी है? 2 है, और इधर 1 है केवल। तो हम जब इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, मतलब इधर भी ऑक्सीजन को अगर 2 कर देंगे, तब जाकर ये हमारा संतुलित होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। उसके बाद हमारा एक और है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि। 1 नंबर में ये प्रश्न पूछ सकता है हमसे। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण जो होता है उनको अगर असंतुलित दिया हुआ है और अगर उनको संतुलित करने के लिए कहे तो उस विधि को क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ना, मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे आपको बता रहा हूँ। ये एक तरह से नोट है, आपके नोट्स हैं, आप इन सबको लिखते जाओ कॉपी में। ठीक है, नोट्स हैं, आप इनको याद कर लो, आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या है? इसको फिर से देखते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, कितने अभिकारक हैं? 2 हैं या 2 से अधिक मिलकर कितने उत्पाद का निर्माण करें? केवल एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण इसका क्या है? कोयले का दहन। कोयले क्या होता है? C कार्बन
और O2 ऑक्सीजन, ये दोनों जब आपस में मिलकर बनते हैं तो क्या बना हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन और जो ऑक्सीजन है दो अभिकारक हो गए और उत्पाद हमारा कितना बना है, कार्बन डाइऑक्साइड केवल एक बना है। तो जब एक उत्पाद बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद देखो, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सीधा इसको ऐसे सिंपल में समझो कि ऊष्मा अगर उत्पन्न होगी तो ऊष्माक्षेपी कहेंगे, ऊष्मा उत्पन्न ऊष्माक्षेपी। ठीक है, इसका उदाहरण है CH4 और 2O2। और उत्पाद में हमारा क्या बन रहा है, CO2 प्लस 2H2 और प्लस ऊर्जा। ऊर्जा जो हमारा और ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया उसमें हमेशा ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, ऊर्जा जिसमें मुक्त हो रही है अगर, तो समझ जाओ कि वो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद है हमारा शोषण। तो इसकी चाहो तो लिख लो, याद ना भी करो तो कोई बात नहीं। इसको क्या है, पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू, ब्रेड, इसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो हमारा चावल, आलू, ब्रेड, ये जो खाने के फूड्स हैं हमारे, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, ग्लूकोज हमें प्राप्त होता है। और ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उनसे मिलकर क्या करता है, अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जिस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। ग्लूकोज का देखो क्या है, C6H12O6, ये क्या है, एक्वाइड। ठीक है, इतना जलीय विलयन जो होता है ना वो है, एक्वाइड में है। और 6O2, ऑक्सीजन के कितने हैं, 6। और हमारा उत्पाद क्या बन रहा है, 6CO2 और 6H2O प्लस ऊर्जा। हमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिल रही है। हम भोजन क्यों करते हैं, ताकि हमें ऊर्जा मिले। तो यहाँ पे ऊर्जा मुक्त हो रही है, यानी हमें ऊर्जा मिल रही है। तो ये अभिक्रिया भी कैसी हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होगी, है ना। और यहाँ देखो फिर, जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर, ये अगला है, जिस अभिक्रिया में केवल एक अभिकारक होगा वो टूटकर क्या करेगा, छोटे छोटे कई सारे उत्पाद बनाएगा। कम से कम 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा, उसे क्या कहेंगे हम, वियोजन अभिक्रिया। ये संयोजन का बिल्कुल उल्टा है। संयोजन अभिक्रिया थी हमारी, उसमें एकल उत्पाद बनता था, लेकिन इसमें क्या है, एकल जो अभिकारक है वो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रदान करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी। ये ऊष्माक्षेपी का विपरीत हो गया। जिन अभिक्रियाओं में क्या होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, मतलब कि जैसे हम खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने में हमारा क्या हो रहा है, ऊष्मा हमें देनी पड़ती है। हम गैस जला रहे हैं तो वो उसमें ऊष्मा ही तो चल रही है ना हमारी। तो हम जब ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा खर्च हो रही है हमारी तरफ से, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि उसमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है, बाहर मुक्त नहीं हो रही है, अवशोषित हो रही है। ठीक है, उसके बाद है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। तो इसको देखो, जिस अभिक्रिया में कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब कि कोई एक तत्व है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, कुछ भी एक, कोई भी मान लो एक तत्व है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, दूसरा कोई भी मान लो एक तत्व है, उसके यौगिक से, अगर वो तत्व किसी यौगिक के रूप में है और उस तत्व को, उन दोनों को आपस में अभिक्रिया की जाए, तो जो पहला तत्व है वो दूसरे वाले तत्व को क्या करेगा, उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा, अलग कर देगा। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जैसे हम मान लो कुछ भी बना रहे हैं, उसमें ऊपर से, जैसे दूध हमने गर्म किया तो पानी गर्म करते हैं, ऊपर से वो नहीं जम जाती, मतलब अलग सी लेयर आ जाती है, जो गंदा वंदा होता है तो ऊपर आ जाता है। तो उसमें अवक्षेप, कोई भी जो हमारे काम का नहीं अवक्षेप हो गया उसको हम अलग कर लेते हैं, अवक्षेप का निर्माण हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, देखो इसकी परिभाषा, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, अभिकारक कोई भी पदार्थ हैं वो अभिकारक हैं, उसके बाद उनके अभिकारकों के बीच में ही आयन जो है उनका आदान प्रदान हो जा रहा है, तो उनको हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोबारा देखो इसको, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद देखो, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या कहते हैं, उसका उपचयन हुआ है। ठीक है, उपचयन और अपचयन अलग है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। क्या है, दोबारा से देखो, अभिक्रिया के समय, कोई भी जब अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए
जैसे CO2 है, अगर अभिक्रिया हो रही है तो अगर ऑक्सीजन बढ़ रहा है उसमें तो उसको क्या कहेंगे, उपचयन, उपचयन कहते हैं। या फिर इसमें हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि हाइड्रोजन कम हो रहे हैं तो उसको भी क्या कहेंगे, उपचयन। उसके बाद है अपचयन, हमने उपचयन पढ़ लिया। उपचयन जब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है। और उसके बाद अपचयन, देखो उपचयन और अपचयन अलग अलग हैं दोनों। जब अभिक्रिया में किसी भी अभिक्रिया जब होगी तो पदार्थ में क्या होगा, ऑक्सीजन की ह्रास होगी, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, यानी कि ऑक्सीजन कम हो रही है, ऑक्सीजन घट रही है वहाँ से, तो उस अभिक्रिया में क्या कहेंगे हम, ऑक्सीजन का उपचयन, अपचयन हुआ है, ठीक है। या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हो या फिर ऑक्सीजन का ह्रास हो, यानी ऑक्सीजन जो है वो कम हो और हाइड्रोजन बढ़ रही हो तो उसे हम अपचयन कहेंगे, ठीक है। उसका क्या कहेंगे, उसका अपचयन हुआ है, ठीक। उसके बाद देखो, जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, क्या है, एक ही अभिक्रिया है उसमें दो अभिकारक हैं, जबकि एक अभिकारक क्या हो रहा है, उपचयित, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और दूसरा अभिकारक क्या हो रहा है, अपचयित, यानी कि उसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उपचयन अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसे पूछ लेगा हमसे। तो जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बस अब 1-2 पॉइंट और बचे हैं और हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा और ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया के अन्य उदाहरण भी हमें दे रखे हैं, जैसे ZNO जिंक ऑक्साइड है और कार्बन है, तो हमारा क्या बन जाएगा, जिंक अलग हो जाएगा और CO मतलब कार्बन ऑक्साइड अलग हो जाएगा, ठीक। और वैसे ही दूसरा उदाहरण क्या है, MnO2 और 4HCl, जो HCl हमारा अम्ल है वो है, और हमारा उत्पाद क्या बन रहा है, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ठीक है, ये हमारा अलग हो गया। और उसके बाद संक्षारण, देखो संक्षारण भी पूछता है, लोहे जो जंग लगना हो गया, ये सब क्या होते हैं, संक्षारण। तो इसकी परिभाषा देखो, जब कोई धातु, क्या, कोई भी धातु, अधातु नहीं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती है, क्या होती है, संक्षारित हो जाती है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। आसान है। और वियोजन अभिक्रिया के 3 उदाहरण हम हमें दे रखे हैं, ये आप लिख लेना, ठीक है। उसमें वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, और तो यहाँ पे होता है हमारा ये चैप्टर ख़त्म, समाप्त। और इस अगले वीडियो में करेंगे दूसरा चैप्टर, ठीक है। तो अगर ये आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, जो करना हो करना अपना। तो आपको जो समझ नहीं आया आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और हो सके तो आपको अगली वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूँगा। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, धन्यवाद।